वार्ता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मदन मोहन झा जी, मेरे साथी और सहयोगी पवन खेड़ा जी, संजीव सिंह जी, रोहन गुप्ता जी, अभय दुबे जी, प्रेमचंद्र मिश्र मुझे नहीं, ये सेट समझे, मुझे लगा आपसे हो जाता है। इसलिए डर लगता है। हाँ, ढूंढ लो सर, दूर करने के। पंडित जी बहुत लेट तो नहीं हुए, फिर भी आ ही गए। 5-7 मिनट इंतजार करनी है कि शुरू कर दे? कर दे शुरू सर। हेलो, अनुमति है तो शुरू कर दें जी। हम 15-20 मिनट पीछे भी हैं तो नहीं, वो एक और कार्यक्रम था उस वजह से। जी जी, तो उनका समय ऐसा आ गया कि वो मुलतवी नहीं हो पाया। हमने प्रयास तो किया कि आप लोगों को यह सुविधा ना हो। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं इस विशेष पत्रकार वार्ता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मदन मोहन झा जी, मेरे साथी और सहयोगी पवन खेड़ा जी, संजीव सिंह जी, रोहन गुप्ता जी, अभय दुबे जी, प्रेमचंद्र मिश्रा जी, राठौर साहब, जिया मिश्रा जी, असीत जी, आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात की शुरुआत करूंगा। आज हम दो महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं जो बिहार की माटी से जुड़े हैं और बिहार की जनता की जिंदगी से भी। और जिस विषय की मैं चर्चा करूंगा वो शायद बिहार का सबसे गंभीर विषय है। आईसीयू में बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं, इस विषय के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी सत्ता का सुख भोगते रहे और बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में पहुंचा दिया, जो अब वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही हैं। हाल में ही वर्ल्ड बैंक और मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। इसमें प्रत्येक राज्य की ये वो है रिपोर्ट। हम आपको अगर हमें एक बार निकाले देते हैं इसमें से।
ये वो रिपोर्ट है साहब जी। ये वो रिपोर्ट है जो जारी की गई। इस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य की रैंक निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य के सभी, आपको ये जानकर, मुझे मालूम है आपको ये जानकारी होगी भी, पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि स्वास्थ्य के सभी सूचकांकों में बिहार देश में आखिरी स्थान पर है। ये मैं नहीं कह रहा, मदन मोहन झा जी नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य के हर सूचकांक पर, हर मापदंड पर बिहार देश में आखिरी स्थान पर है। साल 2015 और 2018 के बीच खास तौर से स्वास्थ्य के सूचकांक और सेवाओं में वृद्धि तो दूर, बिहार के हालात और बदतर हो गए हैं। यहां तक कि मोदी जी की अध्यक्षता वाले, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, मोदी जी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत जी को यह कहना पड़ा कि बिहार जैसे राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं में बुरे प्रदर्शन की वजह से समूचा भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पिछड़ गया है। साथियों, आप बताइए, भारत सरकार सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार के बारे में यह कहती है कि इन्होंने देश को स्वास्थ्य के हर पायदान पर सबसे आखिर में ला खड़ा किया, और मोदी जी जिस नीति आयोग के अध्यक्ष हैं उसके प्रमुख ये कहते हैं कि बिहार की वजह से भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पिछड़ गया है। क्या ऐसी सरकार को, जो 12 करोड़ बिहार के जनमानस के साथ, स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है, एक क्षण के लिए भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी सरकारें मान रही। आइए सिलसिलेवार देखते हैं कि कैसे नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में पहुंचाया और वेंटिलेटर पर लगाया। मैं कुछ मापदंड लाया हूं। पहला, ये संसद में दिया जवाब है, उसकी प्रतिलिपि भी हमारे पास है, हमने वहां से निकाला है। बिहार में माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब है। बिहार में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, और चौंकिए मत, 60% डॉक्टर नहीं है और 71% नर्सें नहीं है। कैसे चलेगा बिहार, और कैसी चलेगी 12 करोड़ जनमानस की स्वास्थ्य सेवाएं? 60% डॉक्टर नहीं और 71% नर्सें नहीं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 12,206 पद मंजूर हैं और काम कर रहे हैं केवल 5,205 डॉक्टर, यानी 7,001 डॉक्टरों की कमी है। 5,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 7,000 है ही नहीं। 19,155 नर्सिस के पद मंजूर हैं, पर काम कर रही हैं 5,634, यानी 13,521 नर्स ही नहीं है। ऐसा कोई प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं जहां लोगों की सेहत के साथ इस प्रकार से दुर्दांत तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा हो। और ये नीतीश बाबू ने, सुशील मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र में कही है। दूसरा, भारत सरकार ने लोकसभा में बताया कि 2011, अब तो हम 2020 में हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार को 18,637 हेल्थ सब सेंटर की आवश्यकता है, पर उनमें से आधे ही उपलब्ध हैं, 50% हैं ही नहीं, यानी है मात्र 9,949। तीसरा, देश की संसद को देश की सरकार ने यह भी बताया
कि बिहार को 3099 या 3100 प्राइमरी हेल्थ सेंटर चाहिए, पर हैं केवल 1899, यानी 1200 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ही नहीं, 40%। चौथा, संसद में भारत सरकार ने यह भी बताया कि बिहार में 774 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी होनी चाहिए, पर हैं कितनी? 150, यानी 624, 81% सीएचसी बना ही नहीं। नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी भूल गए। और ये तो 2011 की जनसंख्या के आधार पर है। 2020 की जनसंख्या के आधार पर स्थिति कितनी भयावह होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही नहीं, इन 150 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 774 की बजाय 150 हैं। इन 150 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 150 डॉक्टर होने चाहिए, पर हैं कितने? और चौंकिए मत, 8। 150 की बजाय 8 डॉक्टर हैं, 142 हैं ही नहीं। इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 600 स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पद मंजूर हैं, पर हैं कितने? 82, 518 हैं ही नहीं, गुम। इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में महिलाओं के लिए 150 गाइनोकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, और चौंकिए मत, पर हैं कितनी? 30, 120 महिला डॉक्टर गायब हैं, 80% है ही नहीं। इसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बच्चों के डॉक्टरों के 119 पद हैं, पर चौंकिए मत, हैं कितने? केवल 31, 73% कम। और कोई जाएगा तो सबसे पहले एक्सरे करवाएगा, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा ना, डॉक्टर क्या बताएगा। तो रेडियोलॉजिस्ट के इन्हीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 150 पद हैं, और यह सबसे शर्मनाक है। हैं कितने रेडियोलॉजिस्ट? 1, 150 में से 149 है ही नहीं। यहां तक कि नंबर 6, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या जाएगा कोई खून टेस्ट कराएगा सबसे पहले तो डॉक्टर, मलेरिया है, कुछ और है, डेंगू है, क्या है। इन पीएचसी और सीएचसी में 2049 लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद मंजूर हैं, और हैं कितने? केवल 611, 70% हैं ही नहीं, 1438 लेबोरेटरी टेक्नीशियन गायब हैं। 7वां, इन सब बातों की वजह से मैंने केवल पिछले 2 साल का आंकड़ा निकाला। बिहार में केवल डायरिया से 10 से 5,84,000 लोग पीड़ित हुए, 6 लाख लोग लगभग। टाइफाइड से 2,98,000 या 3 लाख लोग पीड़ित हुए। सांस की गंभीर बीमारी से 20 लाख या 19,64,000 लोग पीड़ित हुए। वायरल हेपेटाइटिस से 30,000 लोग पीड़ित हुए। निमोनिया से 46,000 लोग पीड़ित हुए। टीबी से 70,000 लोग प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, पहली बार देश के किसी कोने में महात्मा गांधी ने जिस कुष्ठ रोग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 19,331 कुष्ठ रोग के मामले सामने आ गए। ये इन कमी का परिणाम मैंने आपको दिखाया है। ये हुआ बिहार के साथ। और नौनिहाल यानी बच्चों और माताओं के साथ जो हुआ वो अपने आप में एक दर्द की कहानी है। क्या नीतीश बाबू और सुशील मोदी ये जानते हैं कि बिहार में देश के सबसे अधिक बच्चों की संख्या है? ये मैं नहीं कह रहा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है। उसका परिणाम क्या हुआ? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पार्ट 4 या 4 की रिपोर्ट अब सामने है। उसके मुताबिक बिहार में 48.3% या 48% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यानी उनकी संख्या क्या हुई? 2,30,00,000 बच्चे
बिहार की 12 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, क्योंकि कुल आबादी 4 करोड़ से अधिक बच्चों की है। और 75,000 बच्चे बिहार के जन्म लेने के 1 माह के अंदर ही दूसरे माह का सूर्य नहीं देख पाते, क्योंकि सरकार लापरवाह है। और यही नहीं, 6 महीने से 59 महीने के यानी 5 साल से कम के 63.5% बच्चे खून की कमी के शिकार हैं। डूब मरिए नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ऐसी सरकार चलाने से पहले। 63.5% बच्चे 5 साल से कम के खून की कमी के शिकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पार्ट 4 कह रहा है, जो मोदी जी ने किया है। और एक और इसके अंदर पहलू है, बिहार में देश में सबसे कम केवल 9.7% या 10% मान लीजिए गर्भवती महिलाओं को ही 100 दिन तक अनिवार्य फॉलिक एसिड की दवाएं दी जाती हैं, जो देश में सबसे कम है। और आपको मालूम है कि वो अनिवार्य है पूरे देश के लिए। गर्भवती अगर महिला है तो उसे फॉलिक एसिड की दवाई दें। नीतीश बाबू, क्या ये महिलाओं के प्रति आपकी संवेदना है? और इसका नतीजा यह है कि 58% गर्भवती माताएं बिहार में खून की कमी की शिकार हैं और 15 से 49 साल की 61% महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। अगर आप गर्भवती हैं बिहार में तो भी आप खून की कमी की शिकार हैं 58%, और आमतौर से भी 15 साल से 49 साल की 60.5% महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। और तीसरा आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है, देश में फिर सबसे कम बिहार में केवल 3.25% महिलाओं का ही गर्भावस्था के दौरान एंटीनेटल चेकअप होता है, जो देश में सबसे कम है। और बिहार के 40% बच्चों को प्रतिरक्षित टीका ही नहीं लगाया जाता। बीसीजी, मीजल्स, पोलियो, डीपीटी। आपको पता है, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया, यह नारा है भारत सरकार का। पर 40% बच्चों को वो टीके ही नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी की सरकार लगाती ही नहीं। और बीते दिनों कोविड में तो हमने देखा क्या हुआ साथियों, कि मरीजों को कोविड से जिनकी मृत्यु हो गई उनके साथ रखा जा रहा था। यह हालत थी बिहार की। और केवल 1.33% अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बिहार स्वास्थ्य पर खर्च करता है। 1.33%। नीतीश बाबू क्या इस प्रकार से बिहार को संवारेंगे? और बिहार में एक बात और कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। गरीबी रेखा से 4 करोड़ 21 लाख लोग नीचे रहते हैं, हमें मालूम है। तो ऐसे में एक बार अगर अस्पताल में कोई व्यक्ति जाता है तो ये हम नहीं कह रहे, उसका खर्चा 28,058 रुपया आता है। कैसे इलाज होगा? गरीब जाए तो कहां जाए? नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारियों का अंतिम संस्कार कर बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में पहुंचा दिया है और वो वेंटिलेटर पर दम तोड़ रही हैं। ऐसी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो स्वागत है। आदरणीय साथी, मैंने कल भी हाथ जोड़कर अनुरोध किया था, सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। मेरी शर्ट आपकी शर्ट से सफेद कैसे? ये जो हमारे मापदंड हैं, अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 वर्ष बाद लोग आपको बदल देंगे। आप ये कहें 1945 में अच्छा काम क्यों नहीं हुआ था, इसलिए आज भी नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार ये कभी नहीं कहेगा। सवाल ये है, महागठबंधन एक नया मौका मांग रहा है और उस मौके का आधार क्या है, इसलिए नहीं
कि हम युवा हैं, इसलिए नहीं कि हमारा महागठबंधन प्रतिबद्ध है, इकट्ठा है, इसलिए नहीं कि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, इसलिए कि जो सरकार आज 15 साल से है, 3 बार बिहार के लोगों ने जिन्हें चुना है, उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को, 12 करोड़ बिहार वासियों के स्वास्थ्य को आईसीयू में पहुंचा दिया और अब वो वेंटिलेटर पर आखिरी सांस जो है वो ले रहा है। हमें उसे दोबारा चुस्त दुरुस्त कर बिहार की 12 करोड़ जनता की भलाई के लिए काम करना है। इसलिए ये बातें सार्वजनिक पटल पर रखना थोड़ी नीरस भी लगे आवश्यक है। आई विल कम देयर सर। ये बताइए कि आपने स्वास्थ्य के मानकों पर बताया कि बिहार बहुत ही फिसड्डी, बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये सारी जानकारी तो प्रधानमंत्री को भी होगी, नीतीश कुमार जी को भी होगी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है। नीतीश कुमार के जितने मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, सब यही बात बोलते हैं, तो वो क्यों, क्या वो झूठ बोलते हैं? आपके सवाल के लिए आपको साधुवाद। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं? केंद्रीय मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। एक झूठ मंत्री, गैर कानूनी मंत्री आज आएंगे, क्योंकि कानून तो वो जानते नहीं, इसलिए मैं उन्हें गैर कानूनी मंत्री कहा करता हूं। कानून के मुताबिक उनका अहंकार देश के संविधान से बड़ा है, तो उनसे जरूर पूछिएगा। भारत सरकार ने जिस नीतीश बाबू और सुशील मोदी, जदयू और भाजपा की सरकार को बिहार के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का दोषी करार दिया है, जिन्होंने 12 करोड़ बिहार वासियों के स्वास्थ्य से इस प्रकार खुला खिलवाड़ किया है, जनता तो उन्हें नकारेगी ही, परंतु वो उनके साथ क्यों खड़े हैं? और मैं बताऊं क्यों खड़े हैं। सत्ता की कुर्सी से प्रधानमंत्री भाजपा और जदयू को चिपकाए रखना चाहते हैं। सत्ता की हवस में भाजपा अंधी हो गई है और प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बन गए हैं, और धृतराष्ट्र बने प्रधानमंत्री एक ऐसी सरकार को जो बिहार के सेहत से खिलवाड़ कर रही है, उसे सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो एक दिन उन्हें भी बिहार की जनता अवश्य नकारेगी। Yes, sir. Medical crisis is serious problem in Bihar. Can you tell us some immediate solutions Congress have if it is elected to power? Thank you. I think that's the most relevant question that anybody could ask in this press conference, and I must compliment you for that. आदरणीय मित्र, 4 या 5 सोल्यूशन मैं अभी बता देता हूं। हमारे पास 50% डॉक्टर नहीं, 70% नर्सेज नहीं। महागठबंधन की सरकार जिस दिन बनेगी, ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम, यानी अगर हमें एमबीबीएस की जरूरत है, गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत है, डेंटिस्ट की जरूरत है, हार्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत है, वो आए, अपनी उनकी डिग्री की वैधता की जांच करवाएं, वहीं उन्हें डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज में इंटरव्यू कोई कर लेगा और साथ की साथ नियुक्ति पत्र दे देंगे। उसे पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरजेंसी है। नर्सिस की कैपेबिलिटी की थोड़ी जांच और बेहतर होती है, वो भी कर ले। हमने ये काम हरियाणा में किया था, मैं इसलिए आपको ये बताया। वहां भी डॉक्टर साहिबान की इसी प्रकार से कमी थी, तो हमने हर 15 दिन में एक रिक्रूटमेंट होगी और पब्लिक सर्विस कमीशन से उसे बाहर निकाल दिया। और डीजीएचएस जैसे ये हैं, तो इन्हें कहा सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं, कोई डॉक्टर एमबीबीएस से लेकर और ये इतने पद हैं, आइए अपनी नौकरी की चिट्ठी ले जाइए। जहां तक टेक्निकल स्टाफ का सवाल है, और आपको अगर जरूरी एक्स्ट्रा सैलरी पर रखना पड़े, कोई गवर्नमेंट का स्केल एक बार के लिए मान लीजिए 15,000 25,000 का है, पर कई स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं आते थे, तो हमने क्या किया, उन्हें कहा कि हम आपको गवर्नमेंट नहीं, हम आपको एक स्पेशल सैलरी पे एक फिक्स्ड समय के लिए रख लेते हैं। तो गवर्नमेंट सैलरी से एनहांस सैलरी दे दी, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट नहीं आता, वो कहता मैं पूर्णिया नहीं जाऊंगा, तो आप अगर उसे 1.5 तनख्वाह दे दें तो वो चला जाएगा।
तो आप उसे कुछ समय के लिए दीजिए और बोलिए जब पक्की नौकरी चाहिए सरकार में तो फिर रेगुलर सैलरी पे आना पड़ेगा। इसीलिए हमने, अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें तो राइट टू हेल्थ की बात की है। जब तक स्पेशलाइज्ड स्टाफ, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, नर्सेज, रेडियोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट एंड रेगुलर डॉक्टर ये उपलब्ध नहीं होंगे, भूल जाइए भाजपा और कांग्रेस को एक बार इस पत्रकार गोष्ठी, तब तक स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी नहीं। इलाज करने वाला तो चाहिए ना, और इसीलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि हम राइट टू हेल्थ लोगों को देंगे, और जो पैसा खर्चती नहीं सरकार 1.33% खर्चती है, हम कोशिश करेंगे कि वो 6, 7, 8, 9% तक जाए, ताकि और ज्यादा डॉक्टर साहिबान उपलब्ध हों। Ma'am, I'll come back to you. Then in the next round, there was some friend who was asking on that side. Okay, no problem. सर ये दूसरा, हाँ सॉरी, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीट रही है। आपको क्या लगता है कि वो कारगर नहीं है क्या? आपने इतनी सारी कमियां निकाली, उस योजना के बारे में भी तो कुछ करें। आदरणीय मित्र, मैंने कोई कमी नहीं निकाली। मैं तो आपके पास ये रिपोर्ट जो मोदी जी ने जारी की, ये सारे सवाल जो उन्होंने संसद के अंदर जिनका जवाब दिया, और वो शपथ पत्र जो सुप्रीम कोर्ट में नीतीश बाबू ने दिया, मैं तो उसके आधार पर उन्हीं की बात केवल इकट्ठी करके आपको बताई। मैंने अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ी नहीं। हाँ, ये जरूर जोड़ा, फिर मैं इन्हीं में आपकी सवाल का जवाब है। अगर ये स्कीम सारी कारगर होती तो फिर ये आंकड़े क्यों होते? आयुष्मान भारत योजना तो तभी काम करेगी ना जब डॉक्टर होगा, नर्स होगी, लैब टेक्नीशियन होगा, गाइनोकोलॉजिस्ट होगा, रेडियोलॉजिस्ट होगा, लैब होगी, अस्पताल होगा, सीएचसी होगा, पीएचसी होगा। अगर ये कुछ है ही नहीं, अगर जड़ से बिल्डिंग ही गायब है, यहां तो स्वास्थ्य की बिल्डिंग को ही गायब कर दिया है, वो तो वेंटिलेटर पर चिकित्सा सेवाएं आखिरी सांस ले रही हैं। नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी ने तो ये किया है बिहार के साथ। इसलिए कोई स्कीम चलेगी कैसे जब कोई है ही नहीं उस स्कीम को लागू करने वाला? यहां समस्या ये है। मैं इससे पहले कि आपका और प्रश्न लूं, आपको केवल जानकारी के तौर पे बताता हूं। महामहिम राज्यपाल जी, बाकी साथियों को हमने बताया जो गवर्नर हाउस में थे, महामहिम राज्यपाल जी से आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। महामहिम राज्यपाल जी शायद थोड़ी सी उनकी सेहत में दिक्कत है, पर वो ही वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने हमें समय दिया। मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में हम सब वहाँ गए थे और हमने मुंगेर गोलीकांड, लाठी कांड की वहाँ चर्चा की। बताया कि किस निर्दयता और निर्ममता से माँ दुर्गा के भक्तों पर लाठियां चलाई गई, माँ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों को पीटा गया और फिर गोलियां चलाई गई। और अब ये साफ हो गया है कि वो गोलियां पुलिस की थी, जो प्रशासन और मुख्यमंत्री मना कर रहे थे। इंसास राइफल की गोलियां थी। सीआईएसएफ का ईमेल भी सामने आ गया है। तो अब ये साफ है कि मां दुर्गा के निहत्थे और निर्दोष भक्तों पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने गोली चलाई और एक बच्चे की हत्या भी की, 8 घायल हुए। हमने नीतीश सरकार को बर्खास्त करने की मांग रखी। साथ में ये भी कहा कि अनुराग कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा दोषी अधिकारियों को फौरन सस्पेंड कर, क्योंकि अब तो सबूत सामने आ गए हैं, प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जाए। गवर्नर साहब ने ये हमें आश्वस्त किया है कि वो ज़रूर इस बारे में जो भी हो सकेगा वो उसके मुताबिक कोशिश और प्रयास करेंगे कि कानून और संविधान के दायरे में। उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बात को सुना और लिया। आधे घंटे तक पूरी बात सुनी, सारी प्रेस की कर्तनें देखी, ईमेल देखी और कहा कि वो अवश्य ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। दोषी अधिकारियों की सूची में सीआईएसएफ के अफसर या डीएमएस?
एसपी और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट